एवरीवन। आज ये क्वांटम मैकेनिक्स का सेकंड लेक्चर है बीएससी थर्ड ईयर के लिए। तो लास्ट टर्म पे हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे वेव फंक्शन के लिए, ठीक है। तो वेव फंक्शन के लिए हमने डिस्कस किया था कि ये कोई भी फंक्शन वेव फंक्शन कब होगा, जब वो क्या करे, कुछ पॉइंट्स थे, मतलब 5 पॉइंट्स थे। अगर उन पॉइंट्स को सेटिस्फाई करता था तभी कोई फंक्शन वेव फंक्शन हो सकता है। तो पहला पॉइंट उसमें हम पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे कि क्या होना चाहिए, जिस फंक्शन को वेव फंक्शन होना है वो फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए एवरीवेयर, ठीक, एवरीवेयर फाइनाइट होना चाहिए, ठीक। क्या अगला पॉइंट था, कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, आप लोगों को याद होगा सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, ठीक। और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उस फंक्शन का कंटिन्यूअस होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। और लास्ट में था स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए। मतलब यह है कि अगर साई को वेव फंक्शन होना है तो साई स्टार साई ऑल स्पेस डी बी बराबर क्या होना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, ठीक। ये 5 पॉइंट्स हम डिस्कस कर दिए थे। और उसके बाद कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था वेव फंक्शन का, उसको हम जो है एक्सेप्टेबल और नॉन एक्सेप्टेबल डिस्कस किए थे। फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके से बनाए रहे होंगे, ठीक है। एक कुछ ऐसा था, हम इधर x लिए थे, इधर साई ऑफ x लिए थे। तो हम बताए थे कि अगर इस पॉइंट को देखा जाए तो यहाँ पे 1 2 3 पॉइंट्स ऐसे मिल रहे हैं। मतलब यह है कि x की सिंगल वैल्यू के लिए इस साई x की 3 वैल्यू मिल रही है, जो एक्सेप्टेबल नहीं था। इस तरीके से 3 क्वेश्चन कराया गया था एग्जाम्पल के लिए। तो आई थिंक वहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है कुछ ऐसी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जिसमें क्या हो, 5 कंडीशंस फुलफिल्ड कराएंगे हम, ठीक। वहाँ पे जो हम डिस्कस किए थे वहाँ पे वो ऐसी प्रॉब्लम थी जिसमें हम सिर्फ सिंगल वैल्यूड होने का डिस्कस किए थे और कह दिए थे कि वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। तो आगे हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हम 5 कंडीशन जो हैं इसको हम उसमें डिस्कस करेंगे। ओके, तो नोट करिएगा। check the following wave function is oblique or acceptable wave function or not, एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन, ठीक। ये फंक्शन का शॉर्ट फॉर्म है, एफएनएस लिख दिए, आप लोग समझ लीजिएगा, वेव फंक्शन और नॉट, ठीक। तो पहला है साई ऑफ एक्स बराबर ए साइन के एक्स, ठीक। दूसरा है साई ऑफ एक्स इक्वल टू कोई कांस्टेंट लेते हैं, ए ही ले लेते हैं, ए tan के एक्स, ठीक। तीसरा है साई ऑफ एक्स इक्वल टू ए ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। फोर्थ है साई ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स ई की पावर माइनस एक्स, ठीक। इस 4 है, 2 हम सॉल्व करा देते हैं, बाकी आप लोग क्या करें 2 और डिस्कस कर लें, अपने से सॉल्व कर लें 2। तो सॉल्यूशन, ठीक। तो पहला वाला हम डिस्कस कर लेते हैं, फर्स्ट वाला
साई एक्स बराबर ए साइन के एक्स। ठीक, तो पहला पॉइंट अगर हम देखें, कहें आपसे पूछें कि सिंगल वैल्यूड है, तो साइन वेव फंक्शन सिंगल वैल्यूड होता है, मतलब एक्स की आप जो भी वैल्यू रखेंगे साइन जो है उसकी कोई एक वैल्यू देगा। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन जो है तुम्हारा एक्स की हर एक वैल्यू के लिए सिंगल वैल्यू दे रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि साई एक्स इज सिंगल वैल्यूड फंक्शन। दूसरा, फाइनाइट है, यस, साइन फंक्शन फाइनाइट फंक्शन होता है, तो हम यहां लिख सकते हैं साई ऑफ एक्स इज फाइनाइट। फाइनाइट। फिर कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, साइन कंटिन्यूअस फंक्शन है क्योंकि साइन का ग्राफ आपको पता है कुछ इस तरीके से होता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये क्या है, हर जगह कंटिन्यूअस है, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्या साई एक्स इज कंटिन्यूअस, साई एक्स इज कंटिन्यूअस। तो 3 पॉइंट्स हो गए। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चेक करना है, मतलब डी साई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो हमें मिलेगा ए के कॉस के एक्स, ए के कॉस के एक्स। तो कंडीशन ये थी कि डी साई बाई डी एक्स मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि ए के तो दोनों कांस्टेंट ही है, कॉस भी क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, इसका मतलब ये टोटल क्या है, ये भी कंटिन्यूअस है। ओके, ये कंटिन्यूअस है। तो 4 कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। पांचवी कंडीशन क्या थी, पांचवी कंडीशन ये थी कि क्या होना चाहिए, स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए। तो स्क्वायर इंटीग्रेबल मतलब इंटीग्रेशन साई स्टार साई dx, dx क्यों लिए हैं, क्योंकि ये 1 डायमेंशनल है, केवल x का फंक्शन है। तो साई स्टार साई dx बराबर क्या होना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। तो फाइनाइट है कि नहीं है, हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, एक बात का और ध्यान रखें, अब देखो यहाँ बात आती है कि लिमिट क्या रखें इस इंटीग्रेशन की। ठीक, तो आपको ध्यान ये देना है कि अगर प्रॉब्लम में लिमिट दी गई है तो आप वही लिमिट रखेंगे जो क्वेश्चन में दिया गया है। अगर लिमिट के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, मतलब लिमिट दी ही नहीं गई है, तो आपको क्या करना है, लिमिट को अपने आप होल स्पेस ले लेना है, मतलब माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। ठीक, नहीं दिया है तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, दिया है तो जो दिया है वही वाला हम लिमिट रख देंगे। ओके, तो आइए इसको चेक करते हैं कि ये वैल्यू जो है फाइनाइट देता है कि नहीं। तो ऊपर वाला हम क्लीन करेंगे। ठीक, तो आइए चेक करते हैं। तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट साई स्टार बोले तो ये साई एक्स का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो अगर हम इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालेंगे तो साइन के एक्स तो एज इट इज बना रहेगा, लेकिन ए को स्टार कर देंगे क्योंकि ये जो कांस्टेंट है ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या हो जाएगा, ए स्टार साइन के एक्स, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि ये रियल है। फिर क्या करना है, हमको साई एज इट इज रख देना है। तो ये क्या हो जाएगा, ए साइन के एक्स डी एक्स। ठीक, इसी को सॉल्व करना है हमें, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो ए स्टार और ए ये मिलके क्या दे देगा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर, और लिमिट माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट साइन स्क्वायर के एक्स डी एक्स। ओके, अब देखिए अगर आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, पहले तो ऐसे तो सॉल्व होगा नहीं, पहले साइन स्क्वायर को हम कॉस के टर्म में चेंज करेंगे तो वो कुछ कॉस में आएगा, साइन को कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो जब कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो जब इंटीग्रेशन हम करेंगे तो कॉस फिर से साइन में हो जाएगा, और जैसे ही साइन में होगा तो लिमिट जैसे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट रखी जाएगी,
तो ये इंटीग्रेशन इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक, आप सॉल्व करके देखेंगे तो ये फंक्शन इनफाइनाइट आ जाएगा, मतलब ये नॉट इक्वल टू है किसके, फाइनाइट वैल्यू। ठीक, ऑल्दो ए साइन के एक्स ने 4 कंडीशन सेटिस्फाई तो कर ली, लेकिन 5th कंडीशन क्या था, स्क्वायर इंटीग्रेबल, उसको इसने सेटिस्फाई नहीं किया। इसका मतलब ये है कि ये एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन नहीं है। ओके, ठीक, तो इस तरीके से आपको चेक करना है। एक और हम डिस्कस कर देते हैं, 4 था टोटल, 2 हम कर दे रहे हैं, 2 आप लोग करिएगा। आएगा तब भी आप कमेंट करें, न आए तब भी आप कमेंट करें, हम नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस कर देंगे उसको। ओके, तो पहला हम कर दिए, तीसरा कर देते हैं। थर्ड वाला क्या था, साई ऑफ एक्स बराबर ए ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। कोई लिमिट नहीं दी गई, तो स्क्वायर इंटीग्रेबल जब करेंगे तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट ले लेंगे। ओके, तो पहला एक्सपोनेंशियल फंक्शन फाइनाइट होता है, यस होता है, ये क्या है, फाइनाइट है। दूसरा कंटिन्यूअस भी है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है। इसका ग्राफ आप प्लॉट करेंगे तो कंटिन्यूअस ग्राफ मिलेगा। थर्ड क्या है, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, है सिंगल वैल्यू, सिंगल वैल्यूड है। ओके, कैसे सिंगल वैल्यूड है, एक्स की कोई भी आप वैल्यू अगर रखेंगे तो ये कुल एक सिंगल वैल्यू देगा। एक्स आप रखें 1 2 3 4 जो भी आप रखना चाहें, अगर यहाँ पे एक्स वैल्यू जो भी रखेंगे तो ये फाइनल वैल्यू क्या देगा, एक सिंगल वैल्यू ही देगा। ये सिंगल वैल्यूड है। फोर्थ, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, डी साई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इसको अगर हम इंटीग्रेट कर डिफ्रेंशिएट करें तो ए ई की पावर माइनस 2x ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, क्या ये कंटिन्यूअस है, हाँ ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है। लास्ट फिफ्थ वाला स्क्वायर इंटीग्रेबल चेक करना है। ठीक, स्क्वायर इंटीग्रेबल कैसे चेक करेंगे, वही वाली कंडीशन, साई स्टार साई 1 डायमेंशन है तो dx, इसी को चेक करेंगे। ये क्या आना चाहिए, फाइनाइट है तो ठीक है, नहीं फाइनाइट है तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। लिमिट क्या रखी जाएगी, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है लिमिट के लिए, तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, साई स्टार, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, ए स्टार ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, आयोटा वगैरह कुछ है नहीं, कोई बात नहीं, ए ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, यहाँ से हमको क्या मिलेगा, ए स्टार ए मिलके बाहर क्या आएगा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट ई की पावर माइनस 2x स्क्वायर डी एक्स। ओके, अब बात आती है कब इसको कैसे सॉल्व करें, तो ये इंटीग्रेशन ऐसे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, आप जो भी मेथड पढ़े हैं उससे ये इंटीग्रेशन सॉल्व होने वाला है नहीं, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है। तो आप ध्यान से इधर हम कुछ इंटीग्रेशन है जिनको हम लिख दे रहे हैं, आप याद करिए, याद कर लीजिएगा, नहीं तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं 2-3 इंटीग्रेशन है, आप उसको याद रखेंगे ना, तो जब भी, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स पूरा मैथमेटिक्स भरी हुई है, तो आपको याद करना जरूरी है, क्योंकि ऐसे इंटीग्रेशन बहुत आएंगे अभी। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं सम स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, सम स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन। ठीक, तो पहला है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर अंडर रूट पाई बाई अल्फा। जहाँ पे अल्फा आपका कोई कांस्टेंट है, मतलब यह है कि अगर इस प्रकार का कोई इंटीग्रेशन आपके सामने आता है तो आप डायरेक्ट इसका सोल्यूशन इससे लिख देंगे। जैसे कि देखिए आपका इससे ये वाला फॉर्म देखिए, ये वाला फॉर्म कैसे है,
इसी तरीके से अल्फा की जगह पर यहाँ पे क्या है 2। एक और लिख लेंगे, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स डी एक्स बराबर, ये कितना होगा अंडर रूट पाई बाई अल्फा ई की पावर बीटा स्क्वायर अपान 4 अल्फा। ठीक, अब ध्यान दीजिए, आप अगर ये वाला याद कर लेंगे तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। कैसे, देखिए, अगर इस एक्सप्रेशन में बीटा की वैल्यू हम 0 रख दें तो क्या हो जाएगा, ये पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें। क्यों, जैसे ही बीटा आप 0 रखोगे ये वाला टर्म हट जाएगा और ये वाला टर्म हटते ही ये मैच कर जाएगा। ठीक, इसी तरीके से जब यहाँ पे बीटा 0 करोगे तो ये टोटल 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपने इसको याद कर लिया तो जरूरत पड़ने पर आप इसको भी याद कर सकते हैं, मतलब इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप एक याद रखें बस। ठीक, एक और लिख लेते हैं, होते तो बहुत सारे स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, बट आपको जितना जरूरत है उतना ही बता रहे हैं। अगला है 0 टू इनफाइनाइट एक्स की पावर n e की पावर माइनस अल्फा एक्स डी एक्स बराबर होता है n फैक्टोरियल अपान अल्फा की पावर n प्लस 1। ठीक, और जहां पे n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, n इज पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, समझ रहे हैं ना, क्योंकि पॉजिटिव नहीं होगा तो नेगेटिव में फैक्टोरियल आप नहीं निकाल सकते, अनडिफाइंड है। तो देखिए, अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहला वाला इस्तेमाल करेंगे। तो यहां से हमें मिल जाएगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर इंटू, इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, अंडर रूट पाई बाई अल्फा की जगह पर 2। तो ये क्या है तुम्हारा, फाइनाइट है। इसका मतलब ये है कि ये वाला वेव फंक्शन कौन सा, साई एक्स बराबर ए की पावर माइनस अल्फा एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, सारी कंडीशन को, मतलब पांचों कंडीशन को फुलफिल्ड कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये एक एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन है। ओके, ठीक, तो आइए कुछ प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालने के लिए। ठीक, तो लिखते हैं नॉर्मलाइज द फॉलोइंग वेव फंक्शंस, नॉर्मलाइज द फॉलोइंग वेव फंक्शन। पहला है साई ऑफ एक्स इक्वल टू n टाइम्स e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2a प्लस आयोटा के एक्स। ठीक, यहाँ पे तुम्हारा a जो है, a एंड k आर एनी कॉन्स्टेंट्स, कोई कांस्टेंट है। दूसरा वाला है साई ऑफ एक्स इक्वल टू ए ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स। ठीक, इसको हम इसका रीजन कन्फाइन कर देते हैं। सपोज करो माइनस ए से तुम्हारा x है, माइनस ए से प्लस ए के बीच में लाई कर रहा है। ओके, ठीक, अब देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस किए हैं कि जहां जहां लिमिट अगर दी रहे तो लिमिट वही इस्तेमाल करेंगे, नहीं दिया हुआ है तो होल स्पेस ले लेंगे। जैसे कि फर्स्ट प्रॉब्लम में है,
पहली प्रॉब्लम में आप देख सकते हैं लिमिट नहीं दी गई है, इसका मतलब आप क्या करेंगे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक ले लेंगे। लेकिन सेकंड वाले में लिमिट दी गई है, इसका मतलब हमको यही वाला लेना है जो इसमें दिया गया है। तो सॉल्यूशन फर्स्ट पहला वाला ले लेते हैं। तो साई ऑफ x बराबर n e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2a प्लस आयोटा के x। तो अगर आपको उसको नॉर्मलाइज करना है तो नॉर्मलाइज करने का मतलब क्या होता है, ये n की वैल्यू निकालना है हमको, ठीक। तो n की वैल्यू तभी निकलेगी जब आपको नॉर्मलाइजेशन कंडीशन पता हो। तो लास्ट लेक्चर जो लोग देखे होंगे उनको पता होगा कि नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या है। तो क्या होती है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन? तो वी नो दैट द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन इज, क्या है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन? इंटीग्रेशन साई स्टार साई, देखिए वन डायमेंशन है dx, ओके। लिमिट कहाँ से कहाँ, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। ये इक्वल टू किसके? 1 के, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हम डिस्कस किए थे। तो आइए इसकी वैल्यू रख लेते हैं। तो यहाँ ये वाला वेव फंक्शन है हमारा, तो माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। यहाँ देखिए इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किसका? इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कितना है होगा? n स्टार e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2a प्लस आयोटा है माइनस आयोटा बन जाएगा इंटू n e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2a, इसमें कुछ नहीं करना है, प्लस आयोटा के x dx इक्वल टू 1, ओके। तो यहां से ये कांस्टेंट है n स्टार n मिलके बन जाएगा मॉड ऑफ n स्क्वायर माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। अब यहाँ देखिए e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2a और यहाँ भी है e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2a, तो दोनों एडअप हो जाएगा तो हमें मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a। और यहाँ है e की पावर माइनस आयोटा के है, इधर है e की पावर प्लस आयोटा के है, तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे e की पावर 0 और e की पावर 0 बराबर 1। तो ये कुल मिला के सॉल्व करने पे इतना हो जाएगा, ठीक। अब आपको कुछ दिखा? हमें दिख रहा है कि ये क्या है, एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है। अब आप बताइए अगर आपको एग्जाम में ये दे दिया जाए और आपने स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन नहीं याद किया तो आप इसको करते रह जाएंगे, कभी सॉल्व कर नहीं पाएंगे, इनकी वैल्यू कभी फाइंड ही नहीं कर पाएंगे, ठीक। इसीलिए क्या है, आपको स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन याद करना जरूरी है। आइए ठीक है करते हैं। पहला वाला जो कंडीशन पहला जो दिया गया था स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, उसी का इस्तेमाल करके हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ n स्क्वायर इंटू अंडर रूट पाई बाई अल्फा होगा। अल्फा की जगह पर इस बार 1 बाई ए है, तो अंडर रूट पाई बाई 1 बाई ए, अल्फा की जगह पर 1 बाई ए इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें मिलेगा मॉड ऑफ n स्क्वायर इंटू अंडर रूट पाई ए बराबर 1। तो यहाँ से मिल जाएगा मॉड ऑफ n स्क्वायर बराबर 1 अपॉन अंडर रूट पाई ए, या हम इसको n बराबर लिख सकते हैं पाई ए की पावर 1/4। तो हमारा जो वेव फंक्शन था उसमें जो है n की जगह पर हम ये रख देंगे, n की वैल्यू आ गई, यहां लिख लेते हैं। therefore the normalized wave function is, क्या होगा नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन साई ऑफ एक्स n था, n की जगह पर हमको मिल गया है 1/2
पाई ए 1/4 e की पावर x स्क्वायर अपान 2a प्लस आयोटा के एक्स, यहाँ शायद माइनस था, हाँ ठीक। तो अब देखिए, अब ये तुम्हारा एक्चुअल में वेव फंक्शन है, मतलब ये है कि अब यहाँ पे n की वैल्यू आ गई है, तो हम ये कह सकते हैं कि हम फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें कि अगर ये n हमने इसको नॉर्मलाइज कर लिया, इसका मतलब ये है कि जो होल स्पेस हमने लिया है -इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, उसमें पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब जिसकी हम स्टडी करने जा रहे हैं वो वास्तव में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ये इंटीग्रेशन सॉल्व ही ना होता तो हम ये कह देते कि ये वेव फंक्शन क्या होगा, एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब इस ये ऐसा, अगर ये इसकी वैल्यू फाइनाइट या तो मतलब कि नॉर्मलाइज करने पे अगर ये नॉर्मलाइज ना होता, मतलब इंटीग्रेशन सॉल्व ना होता, तो हम कह देते ये वेव फंक्शन ऐसे पार्टिकल का है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक, तो जो दूसरा वाला है आप लोग अपने से कर लीजिएगा, आ जाएगा तब भी आप कमेंट करें, ना आए तब भी कमेंट करें कि सर नहीं आया, हम उसको नेक्स्ट लेक्चर पर डिस्कस कर देंगे। आज बस यहीं तक, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।